This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्र शुद्ध एकादशी दिनांक 23 एप्रिल 2021 चरक सूत्रस्थान केस पेपर पाल नंबर 3 शंखं चक्रं जलौकां चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निमीलं प्रौढदावाग्निमीलं ब्रह्मणोऽभिसमारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको ऋषभश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ ॐ शांति शांति शांति। तो हम फल के बारे में बात कर रहे थे। फल लेने हैं तो भोजन के पूर्व इस प्रकार से लेने हैं। अभी जो खाना खाने के बाद में डेजर्ट या फल इस प्रकार के सेवन किए जाते हैं वो हमारे हिसाब में विरुद्ध है, क्योंकि भोजन के उपरांत कफ बढ़ता है और सभी फल कफ को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के होते हैं और पचन होने में थोड़ी ज्यादा गुरु है तो एक अच्छा ही खाते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि भोजन के पूर्व फल खाइए या दोनों भोजन के बीच में फल खाए। सुबह दूध ले लिया, 10 साढ़े 10 बजे खाना खा लिया, 3-4 बजे फल खा लिया और 7 बजे फिर से खाना खा लिया। ये सबसे बेहतर तरीका इस प्रकार का है। लेकिन जो भी फल लेने हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक अगर इस प्रकार के होंगे तो वो हेवी पेस्टिसाइड्स वाले इस प्रकार के होते हैं। फिर आगे का मुद्दा वेगावरोध इस प्रकार का है। कथा मल मूत्र अथवा तृष्णाक्षरतु खासकर जिह्वा चलती निद्रा साष्टु और श्रमजन्य श्वास। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि खुद अवरोध करते हैं, ऐसा भी होता है, अवरोध हो जाता है और उसके जरिए उसके दुष्परिणाम दिखते हैं, ये भी होता है। खास करके मल संवेदना अगर होती ही नहीं है या मलावष्टंभ हो जाता है तो दूसरे तरीके से ये अवरोध हो जाता है और उसके शत्रु पिंडी को जो परिणाम है वो दिखने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि अवरोध किया जा रहा है। उन्होंने चरक में बताया है कि वणिक वगैरह जो है, ब्राह्मण जो है वो अपने अपने कारणों किया, राजा सेवक जो है वो अपने अपने कारणों से इन वेगों का अवरोध करते हैं। तो ये बराबर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। न वेगितोन्य कार्य स्यात्
ये वाग्भट में भी लिखा है कि अगर वेग उत्पन्न हुआ है तो दूसरा कोई कार्य नहीं करे, पहले वेग को शांत करे, इस प्रकार से। लेकिन मल मूत्र अर्धोवात इन तीन वेगों का धारण इस प्रकार से किया जाता है। अभी चौथा एक वेग हमें सोचना चाहिए, वो रजक प्रवृत्ति के बारे में। कई दफा धार्मिक कारणों की वजह से रजक प्रवृत्ति पहले लाई जाती है या उसको डिले किया जाता है, और अभी हार्मोन्स अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो लोग सलाह लेते हैं और हार्मोन की गोली ले लेते हैं। और ऐसा बार बार अगर होता रहता है तो फिर दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस जैसे रोगों में ये रजत प्रवर्तन काफी दूर तक, काफी महीनों तक बंद किया जाता है। अभी आईयूडी भी अवेलेबल है उसके लिए, इनका करंट डिवाइसेस भी अवेलेबल है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती रहती है और रजत प्रवर्तन होने ही नहीं देती इस प्रकार से। तो ये भी मूर्खता है वास्तव में। तो इस प्रकार से रजक का अवरोध होता जाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब दूसरी बात होती है पीसीओडी जैसे विकारों में रजक का निर्माण ही ठीक ढंग से नहीं होता या उतनी मात्रा में नहीं होता, और 3 4 5 6 महीनों के बाद रजक प्रवर्तन होता है, और वो भी मामूली होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ ऐसी भी बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ये निर्मित ही कम है ऐसा समझकर उसके हिसाब से दवा देनी चाहिए। अगर 3 4 महीने के बाद रजत प्रवर्तन होता है, वो हेवी होता है, तो उसका मतलब है कि ये संचित हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए भेदन इस प्रकार की दवाइयाँ देना, उष्ण तीक्ष्ण वीर्य दवाइयाँ देना, ताकि वो बाहर निकले। रजत प्रवर्तनी मिट्टी इस प्रकार का काम करने वाली है, या काढ़ा घोल इस प्रकार का काम करने वाला है। लेकिन अगर निर्माण नहीं हो रहा तो निर्माण होने के हिसाब से कुछ करना चाहिए। माश इसके लिए थोड़ा अच्छा इस प्रकार का है। और नरम विशेषत मधुरौषध संस्कृत ही नारीन तैलेन माशेश्च पित्तलस्य मुपाचरे, ऐसा निर्देश है, खास करके ये ऋतु संगम काल में, इस ऋतु काल में। तो तैल और माश इनका प्रयोग बताया गया है, और एक कॉम्बिनेशन कॉमनली अवेलेबल जो है उड़द वड़ा इस प्रकार का है, या फिर उड़द दाल थोड़ी इसमें डाल सकते हैं, तुअर दाल में डाल सकते हैं, और वो भी अच्छा काम करती है। सिर्फ अग्नि देखना चाहिए इसमें। और वैसे उड़द शुक्रल भी है, तो ये काफी अच्छा काम करता है इस प्रकार से। लेकिन पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, और इससे जुड़ा स्थौल्य भी होता है। तो स्थौल्य के हिसाब से तो ये उड़द अच्छा नहीं है। तो फिर व्यवसायी सत्तू वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करके मेद धातु कैसे कम किया जाए, इसके बारे में सोच के स्थौल्य की चिकित्सा वहां पे करनी है। लेकिन ये जो बात चल रही है अभी कि उदीर्ण या धारण रजोवेग का, ये नए रूप से अभी हमें विश्वास में लेना है। जब से हार्मोन्स प्रचलन में आई है तो इनका काफी उपयोग बढ़ गया है। मेनोपॉज के बाद भी एचआरटी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, विदेशों में तो इसका ज्यादा प्रचलन है। और वो भी गलत है। तो उससे कैंसर होता है ऐसा सिद्ध होने पर उसके ऊपर काफी काबू आ गया है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने एचआरटी ली है। तो अभी ये जो इस प्रकार का प्रचलन है, या कुटुंब नियोजन के हैसियत से हार्मोनल पिल्स लेते रहना, ये भी एक काफी कॉमन इस प्रकार का है, सरकार भी उसको प्रेरण देती है। तो ये सही है कि लोक संख्या हमारी बहुत ही ज्यादा है और बढ़ती ही जा रही है, तो उसके हिसाब से उसके लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। आगे वाले ग्रंथों ने योग रत्नाकर वगैरह इसके बारे में कुछ सुझाव दिए हैं।
तो शायद उसके बारे में कुछ सोचे, उसको कैसे व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे, ये अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। मैंने एक अजीब पेपर संस्कृत संभाषा में सुना था, लिंग्विस्टिक के बारे में था। और वो जो व्यक्ति था, उन्हें समझ में आया कि आदिवासी के इस पर्टिकुलर इलाके में उनकी भाषा में द्विवचन का प्रयोग है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, करके द्विवचन वैसे संस्कृत की खासियत है। तो ये आदिवासी भाषा संस्कृत से ज्यादा जुड़ी इस प्रकार के, तो उसका अध्ययन करने के लिए वो उनमें जाकर रहे, आदिवासी लोगों में जाकर रहे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ विवाह से पूर्व फ्री सेक्स इस प्रकार की स्थिति। कोई भी युवा युवक और युवती इकट्ठा आके सेक्स का अनुभव ले सकते थे। लेकिन एक बार शादी हो गई तो फिर प्रामाणिकता से रहना है, किसी दूसरे की तरफ देखना नहीं है, इस प्रकार से। और ये परंपरा ऐसे उस आदिवासियों में थी। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे नहीं होते हैं क्या, फिर पहले संबंध आ जाते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं क्या? तो बोले नहीं, बच्चे नहीं होते हैं। तो क्या करते हो तुम उसके लिए? तो उन्होंने बोला एक वनस्पति का रस है, वो पीते हैं, जब तक शादी नहीं करते तब तक पीते हैं, और शादी होने के बाद बंद कर देते हैं, फिर कोई आगे दिक्कत नहीं आती, आगे बच्चे हो जाते हैं। मैं उस समय में हाल ही में पास हुआ था बीएमएस, मुझे इसका महत्व ध्यान में नहीं आया उस समय में। अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया चीज थी। और इस तरीके से 100%, क्योंकि बोलो कि एक भी केस ऐसी नहीं है कि ये फेलियर गया और कंसेप्शन हो गया। और बाद में भी शादी के बाद में भी किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आया। ये आइडियल कंसेप्टिव है, कन्वर्सेप्शन है। लेकिन मुझे उस समय भी ध्यान नहीं रहा। और अब तो व्यक्ति तो चल बसे होंगे, क्योंकि ये काफी 1982 की बात है, मेरे ख्याल में 81 82 की बात है, तो 40 बरस कम से हो गए, कम से कम हो गए। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि ये भी बात हो सकती है। और आदिवासियों में इस प्रकार के कुछ प्रचलन अगर आज भी पाए जाते हैं, तो ये सीख लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। दर्शन शंकर की कहानी इसी प्रकार से दिलचस्प है। वो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस करके उन्होंने संस्था एस्टेब्लिश की कर्जत के नजदीक, और खुद आदिवासी लोगों में जाकर रहे इस प्रकार से। तो उनके मन में था कि उनका आर्थिक स्तर सुधरना चाहिए, उनमें लोग पढ़ने सीखने चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उनके हेल्थ के बारे में उन्होंने कैंप्स लगवाए, मेडिकल कैंप्स लगवाए। तब एक कैंप हुआ और किसी एक मरीज को उन्होंने हैंसेस करके डिक्लेयर किया, और फिर बोला कि हमारे पास अभी तो दवाइयाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीमारी सख्त है, मैं अगली दफा दवा लेके आऊंगा, तुम्हें रेगुलर रूप से दवा लेनी है, 1 बरस 2 बरस इस प्रकार से। तो बोला क्यों? तो तुम्हारे शरीर पे ये जो स्पॉट्स है, जहाँ सेंसेशंस नहीं है और परिवर्तन है रंग में, तो ये इस प्रकार की बीमारी है, हैंसेन्स डिसीज है इस प्रकार से। तो बोला ये मामूली है, ये तो चला जाएगा। तो ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत सख्त बीमारी है और काफी देर तक दवा लेनी पड़ेगी। उस समय वो तो डैक्सोन, अभी मालूम नहीं डैक्सोन ये या कुछ दवा है, वो दवा पर चली हुई थी। लेकिन जब वो दूसरी बार वो टीम वहां पे गई, तो वो आदमी दिखाने के लिए आया, और वो सब दाग निकल गए थे, सेंसेशंस वापस आ गए थे, और ये केवल 2 हफ्तों में हुआ था। तो मैंने भी इस प्रकार के मरीज को जो ट्रीट किया है, इतना जल्दी रिजल्ट्स मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। मेरे पास है, अब इसके मरीज आए हैं, वो शायद घाव ठीक नहीं हो रहा, इसके लिए आए हैं। सुक्ति ये प्रधान लक्षण इसमें है। लेकिन
अगर ऐसी स्थिति है कि 15 दिन में इस प्रकार के निकल जाएंगे, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो दर्शन शंकर ने उससे बोल दे लिया कि इनके पास बहुत कुछ है, आदिवासी उनके पास बहुत कुछ आयुर्वेद का ज्ञान है, उनको वो शास्त्र की हैसियत तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा ज्ञान है। तो फिर उन्होंने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को बुलाया वहाँ। पोदार की टीम बुलाई, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट वगैरह ऐसा जाने वाला था। तो पोदार की टीम आई और उन्होंने एलोपैथी की दवाई दी, दवाई कृमि की बड़ी समस्या है, ऐसा उन्होंने बताया, और फिर बोला कि कृमि के लिए सबसे बेहतर साइटेट है, वेतन जा चुका हूँ। संयोग से उसके रमेश नानल से मुलाकात हुई। और फिर रमेश नानल ने सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो, तुम्हें अगर आयुर्वेद के लोग चाहिए तो आयुर्वेद के लोग कॉलेजेस में नहीं है कहीं, वो बाहर ही है प्रैक्टिशनर से। तो वैद्य ऐसा लिखकर जो व्यवहार करने वाले हैं उनके पास जाओ। और आयुर्वेद चिकित्सालय वगैरह ऐसा उनके बोर्ड पे लिखा है, उन लोगों को ढूंढो। तो फिर वो कोलटकर से सर के पास आए, वीरेंद्र वाणे के पास आए, मेरे पास आए। और जितने भी इस प्रकार के वैद्य नाम से व्यवहार करने वाले थे उन सभी के पास गए। फिर उनके जरिए आदिवासियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, मैं भी 2-3 बार मैंने भी उससे हिस्सा लिया था, कि उधर शूल के लिए तुम क्या प्रयोग करते हो। ऐसा पूछने पर बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाएं इकट्ठा लेके आते। तो मैंने कहा कि आप उसमें कुछ अंतर करते हो क्या, किस प्रकार का शूल है, कहाँ पे है, कितना ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो बोले नहीं नहीं, पेट में दर्द होता है तो ये दवा देगी, ऐसा हर एक का कहना। तो फिर मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की, वातज कैसा होता है, पित्तज कैसा होता है, कफज कैसा होता है, और उसके लिए दवाइयां अलग अलग कैसे कैसे होती है। तो दर्शन शंकर एक बड़ी अजीब हस्ती इस प्रकार की है। और फिर उन्होंने वहां पे नाटक वगैरह भी तैयार किए थे आदिवासियों के लिए, कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है, वो वैद्य के पास लेते आते हैं, और ये मैनिपुलेशन करके फ्रैक्चर को ठीक करता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उन्होंने कहा कि नाटक एक अच्छा माध्यम है समाज में बदलाव लाने के लिए, इसलिए मैंने किया इस प्रकार से। तो उसकी सोच ही कुछ अलग इस प्रकार। तो कहना क्या, उनका अभी एक आवारे नाम के वहां पे जो रहे हैं, उनका आदिवासियों से उपचार, इस प्रकार की किताब पब्लिश हुई है उनकी, एफआरएलएसटी के द्वारा। फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, एफआरएलएसटी, इस नाम से उन्होंने एक संस्था स्थापित की। और फिर आईएआईएम, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये संस्था बेंगलोर में स्थापित की। उनको काफी स्वीडन से वगैरह फंड्स मिले इस सभी काम के लिए। और फिर वो वहां से शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक वैद्य से शादी की, एक वैद्य लड़की थी उससे शादी की। उनके लड़के अभी एमडी हो चुके हैं आयुर्वेद में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की परंपराएं आदिवासियों में आज भी मौजूद है, और हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी इस प्रकार की नहीं है। जब तक हम वहां जाकर रहेंगे नहीं और उनके साथ मेलजोल हमारा नहीं रहेगा, तब तक ये पॉसिबल इस प्रकार का नहीं है। लेकिन औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हैं ऋपावने अविपाश्चैव गोपाश्चैव चान्य वनवासिना, ये चक्राचार्य ने पहले अध्याय में लिखा। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ प्रयास इस दृष्टि से करने चाहिए। तो हार्मोन्स के बारे में अभी एलोपैथी में पूरा मैकेनिकल अप्रोच है, वैसे इनफर्टिलिटी में भी उनका पूरा मैकेनिकल अप्रोच ही है। आईयूआई करो, आईवीएफ करो, वगैरह इस प्रकार से। पीसीओडी हो तो ड्रिलिंग करो, ओम को रप्चर करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये पूरा मैकेनिकल इस प्रकार का अप्रोच हो गया है। हमारे हिसाब में ये जो परिवर्तन आया है हार्मोन्स के बारे में, वो प्राणियों को, वनस्पतियों को हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, और ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मेरी एक मुलाकात अमेरिका में हुई है हार्मोन्स
यानी आयुर्वेद इस प्रकार की। तो वो काफी दिलचस्प मुलाकात रही। हाँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उसको आया। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि एक 32 बरस की युवा लड़की मेरे पास आई कि ओवरी में सिस्ट था बड़ा, ओवरी बड़ी हो गई थी और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उसको निकाल दिया जाए। तो पूछने के लिए आई थी कि इसके बगैर कुछ हो सकता है क्या। तो उसकी हकीकत ऐसी थी, वो आईटी फील्ड में काम कर रही थी 24वें बरस से, और 28वें बरस में बहुत ब्लीडिंग होने लगा, रुकता ही नहीं। तो एक ओवरी में सिस्ट था, काफी बड़ा हो गया था। तो कोई चारा नहीं है ऐसा करके पार्शियल ओपेरेक्टमी, वो ओवर भी निकाल दिया और गर्भाशय भी निकाल दिया, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई। और फिर अब 32वें वर्ष में ये कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे उस समय में ये ज्ञान नहीं था कि ये करना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन फिर भी अभी भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये ही नहीं है, और भी कुछ इस प्रकार से नुस्खे सामने आएंगे। ये तो सबसे अहम है कि ये आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव है जो मैंने सुना उस प्रकार से, और उस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरी है पूरे समाज में। लेकिन अभी तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो 32वें बरस में दूसरी ओवरी भी सिस्ट हो गया, वो भी बढ़ने लगी, और उसका कहना था कि अब उसको भी निकाल दे इस प्रकार से। तो मैंने उससे पूछा कि आपने पूछा क्या डॉक्टर से कि मुझे इतना ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, डॉक्टर ने कह दिया कि अगर हिस्टेक्टमी करो, कर दी हिस्टेक्टमी इस प्रकार से। अगर पूछते तो सवाल क्या, जवाब क्या था, हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब इसके आगे हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, ये सवाल मरीज को भी नहीं होता है और डॉक्टर को भी नहीं होता है। हो गया बस, ऐसा ही होता है। ऐसा कैसा होगा? अगर कार्य है तो कारण तो होना ही चाहिए और ढूंढना चाहिए, कारण को टालना चाहिए। तो केस पेपर में सुबह कितने बजे उठते हो, उसने लिखा था अनिश्चित। तो मैंने पूछा कि अनिश्चित क्यों है। तो बोली मैं अगर 8-9 बजे तक सुबह घर पे आती हूँ तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, लेकिन अगर 12-1 बज जाते हैं तो 7-8 बजे उठती हूँ। सुबह के 5-6 बज जाते हैं तो 11-12 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर शाम के खाने का क्या होता है? रात का खाना? तो बोली नहीं, कैंटीन चालू रहता है, जब भी मंगाते हैं तो ढोकला, सैंडविच, कॉफी, जो भी चाहे वो आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, इसका कारण ढूंढने का प्रयास भी नहीं है। ये जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल उसके लिए कारण है, और उसको अगर दूर नहीं करोगे तो तुम्हारा सिस्ट कैसे ठीक होगा। दूसरे ओवरी में जो सिस्ट है वो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं, थायराइड के बारे में हो, पीसीओडी के बारे में हो, सुप्रारेनल ग्लैंड्स के बारे में हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हो। तो इनमें मूल कारण को ढूंढना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे खाने पीने से हो रहा है। नेदरलैंड्स एक दूध और उसके प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सप्लाई करने वाला देश है, तो सभी यूरोपियन कंट्रीज में नेदरलैंड से दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो वहाँ 800 गायों का फार्म है और एक कपल उसको चलाती है। 800 गायें और एक कपल, ये क्या योजना है। तो वो कंट्रोल रूम में बैठते रहते हैं, सभी कंप्यूटर्स सिस्टम लगाई हुई है,
हर गाय के लिए अलग अलग इस प्रकार से। और कहीं अगर कुछ बिगाड़ होता है तो वो इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ बीपी आ जाए। तो फिर उनका काम इतना ही है कि उसको जो अटेंड करने वाला आदमी हो उसको बुला लेना, उसको कहना ये देखो 456 वाली गाय के बारे में ये प्रॉब्लम है, जाकर देखो, इस प्रकार से। तो ये पूरा मैकेनिकल हो गया है। उसको खाना क्या खिलाना है, मलमूत्र कैसे कलेक्ट करना है, दूध कैसे कलेक्ट करना है, वो पैकिंग कैसे करना है, कहाँ भेजना है, सब भी कुछ मैकेनाइज्ड है। वो गाय के यहाँ जाते भी नहीं है, कभी गाय को स्पर्श भी नहीं करते। तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर बैल निर्माण होता है, बैल पैदा होता है, तो वो तो उनके काम के कुछ नहीं है, क्योंकि जो सीमेन इकट्ठा करना है जिस बैल से, जर्सी गाय का, वो तो एक अलग ही माहौल है। उसको कांच में रखते हैं, एयर कंडीशन में रखते हैं वगैरह, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसका सीमेंट कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं बैल के रूप में पैदा हुए हैं, उनका क्या करना है, तो वो स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं सीधे, और एक डिलीशियस डिश बनकर लोग खाते हैं उसको। अब जिसकी माँ से उसका बच्चा इस प्रकार से छीना गया है, वो रो रही है, बच्चा मुझे दिख नहीं रहा इस प्रकार से, और उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो मिल्किंग मशीन है, वो दूध निकालता रहता है, मलमूत्र निकालता रहता है, वो रो रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं। और अगर एनालिसिस भी करेंगे तो एनालिसिस, दूध के एनालिसिस में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो एक ने इसके बारे में एक पेपर पढ़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कि इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उस गाय के शरीर में, उस गाय के मन में, उसको हम देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे। कि वो रो रही है और इस प्रकार से हम उसका दूध निकाल रहे हैं फिर भी। तो ये आई ओपनर इस प्रकार का था। भारत में सौभाग्य से स्थिति अच्छी है, गाय हमारे परिवार का एक सदस्य है। यहाँ इस प्रकार का प्रचलन नहीं है, लेकिन मालूम नहीं है जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स है वहां पे क्या प्रचलन होगा इस प्रकार से। लेकिन ये सब, ये अगर इस प्रकार से मैकेनिकल कर देते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये एक अहम कारण इस प्रकार का, उनको जो हार्मोन्स दिए जाते हैं दूध बढ़ाने के लिए। और ये तो सभी को मालूम है, अगर कद्दू को भी इस प्रकार का हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है तो वो भी दूसरे दिन दुगना हो जाता है। तो ये इस प्रकार के हार्मोन देने से ये पूरा बिगाड़ रहे हैं, पूरी नेचुरल सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। और कोई किसी को लेना देना नहीं है, इतने हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। जैसे शीतोड़े काका कहते थे कि कार्य के ऊपर ध्यान मत दो, कारण के ऊपर ध्यान दो, कारण दूर करो तो कार्य दूर हो जाएगा। लेकिन हम उसके पीछे पड़े ही नहीं है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जो चिकन है उसमें भी 40 दिन अगर चिकन नॉर्मल रीति से परिपक्व होने के लिए लगते हैं, तो ये हार्मोन देके 20 दिन में उसको बना ताकि वो बेची जाए। तो ये अजब तरीका है। तो इन सभी में अभी सुधार अगर लाना है तो नेचुरल फार्मिंग यही सबसे अच्छा इस प्रकार का मुद्दा है। ऐसे वैदिक प्रत्यनिक योग नुस्खे प्रायः सभी वैद्य वर्ग के पास होते हैं, जो कई जगह के लोगों से सीखने मिलते होते। तो तो क्या एक संडे को आप एक मीटिंग रखें जिसमें सभी लोग अपने सफल नुस्खे सभी के साथ शेयर करें, क्या ऐसा संभव है। इससे भी प्रैक्टिस में बहुत फायदा मिलेगा। ये एक औषधि बाढ़ करके एक किताब पुणे में प्रसिद्ध हुई थी कई बरस पहले।
हिंदुस्तानचा वैद्यराज अर्थात औषधिकार 3 वैद्यों के नुस्खे इस प्रकार से किए गए थे और उसको पब्लिश किया था। और ऐसे कुछ इस प्रकार के है, पुस्तक भी है वास्तव में। निगूढ़ गुरुकुल चिकित्सा और नित्योपयोगी औषधे इस प्रकार की एक किताब मोड़क नाम के एक व्यक्ति ने लिखी थी और वो भी इस प्रकार का अनुभवों का संकलन था और उन्होंने लिखा था कृपा औषधालय ऐसा कुछ था उस समय में। तो जिन औषधियों के बारे में उनका कई अनुभव ज्यादा था तो उन्होंने वहां पे लिखा था ये बहुत बार कृपा औषधालय में प्रयोग किया गया और बहुत बेहतर रिजल्ट्स है इसके इस प्रकार से। चितळ्याच्या विलवडी प्लांट ना अशाच प्रकारे प्रत्येक व्यायामशाळेत चिप्स बसवले आहेत व त्यांचे कण इत्यादि सर्व पोषण कॉम्प्युटराइज्ड है। अगर बड़े पैमाने पर कमर्शियली आपको ये करना है तो यही तरीका है। वास्तव में मनुष्य बल की कमी भारत में नहीं है, मनुष्य बल काफी उपलब्ध है, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते हैं और इसलिए यंत्रों पर ज्यादा निर्भर इस प्रकार से हम हो गए हैं। तो ये वास्तविक मूर्खता है इस प्रकार से करना, लेकिन ये विदेशों से ही आया है और ये जर्सी गाय के लिए मेनली है। अभी देसी गाय के लिए भी इस प्रकार का यंत्रों का प्रचलन आ रहा है, मिल्किंग मशीन्स इस प्रकार की आ रही है, लेकिन बेहतर तरीका है हाथ से ही वो दोहन करे और अपने तरीके से उनका पालन पोषण करे, ये सबसे बेहतर इस प्रकार की है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ये अभी काफी प्रचलन में है और उसके कारणों को कोई ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है इस प्रकार से। तो ये सभी कारण है, ये अगर हम समझ लेंगे तो उसके बारे में थोड़ा कुछ पता चलेगा। फिर एक अश्रु के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक मरीज भट्ट सर के पास आई थी, रुग्णा थी और उन्होंने नाड़ी देखी और वो सिर्फ नाड़ी के आधार पर परीक्षा की। तो उन्होंने लक्षण बताना आरंभ किया। जैसे वो लक्षण बताने लगे वैसे मुझे श्लोक याद आया। क्या शिरोति मन शिरोति काय म्हणतात? सबाष्प निग्रहात तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथाः शिरोतीन्द्रिय दौर्बल्य मन्यास्तंभार्थं वीक्षते शिरोतीन्द्रिय दौर्बल्य मन्यास्तंभा रुचिभ्रमाः सगुल्मा बाश्वतस्तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथाः। तो एक गुल्म को छोड़कर बाकी सब लक्षण थे। तो मैंने झट से वो श्लोक बोल दिया। भट्ट सर बहुत प्रसन्न हुए कि सही निदान पकड़ा। फिर बाद में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसकी पति की मृत्यु हो गई थी और क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन आंसू आए ही नहीं, जैसे सूख गए थे सब। ऐसा कई मरीजों में होता है कि आंसू बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं और जब तक आंसू बाहर निकलते नहीं है तब तक शांति नहीं होती। तो अश्रु एक अवरोध चाहे अपने आप हो गया हो या किया गया हो, दोनों तरीके से ये कई लक्षण कई बार इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ का रजनीश आश्रम में एक उनका प्रयोग रहता था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करो इस प्रकार से। तो कुछ लोग रोते, कुछ लोग हंसते, कुछ नाच करते, माहौल अजीब माहौल इस प्रकार का रहता था। तो इस प्रकार से भावनाओं को व्यक्त करने से बोझ मन के ऊपर का जो है हल्का हो जाता है और फिर सुधार आता है। तो ये भी एक अहम बात इस प्रकार की है कि अश्रु एक पातंजलि यहाँ पे है, लेकिन भावनाएं अगर इस प्रकार से दब गई है
तो ये उनको बाहर निकालना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का था। काउंसलिंग में ये बहुत आवश्यक चीज इस प्रकार की रहती। श्रमजन्य श्वास वो भी एक अहम मुद्दा है कि थोड़ा काम करने पर भी अगर श्रम होते हैं और उसके जरिए सांस फूलती है तो ये डायनामिक्स मेडिटेशन में ऐसे काम आता है। तो ये हृदरोग का साइन है अभी के हिसाब से, आईएलडी का साइन है। और इसमें फिर परीक्षण करवा लेना, चाहे कोलेस्ट्रॉल के बारे में चेक करो, होमोसिस्टीन चेक करो, ईसीजी निकालो या 2D इकोकार्डियोग्राफी करो, और फिर पता चले तो आगे एंजियोग्राफी और फिर एंजियोप्लास्टी, एंजियो बाईपास सर्जरी, ये सब होता रहता है। इग्नोर में इसी आधार पर भड़ास कैफे है। ओके। डायनामिक्स मेडिटेशन, भड़ास कैफे, तो ये ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ है कि श्रमजन्य श्वास सीढ़ियां चढ़ने पर या चढ़ाव पर चढ़ने पर सांस फूलती है, या अगर लक्षण दिखाई देता है तो उसको दुर्लक्षित नहीं करना है। प्रायः इसमें मानसिक कारण होते ही है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारा डरी होती है, चिंता होती है। तो लोगों को जागरूक कराना और इन्वेस्टिगेशंस करा के लेना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें भी मैं एंजियोग्राफी का सुझाव नहीं देता, मैं थैलियन स्कैन का सुझाव देता हूँ, जिससे पूरी सर्कुलेशन के बारे में पता चलता है, केवल करोनरी आर्टरी के सर्कुलेशन के बारे में पता नहीं चलता। ये लोग केवल करोनरी आर्टरी का परीक्षण करवाते हैं और इतना ब्लॉक है, 75% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, 100% भी ब्लॉक दिखाते रहते हैं। तो ये मूर्खता है, 100% ब्लॉक है और फिर भी आदमी जिंदा है, तो उसका मतलब कोलेटरल डेवलप हो गया है। ऐसा कोलेटरल्स को देखना ही नहीं, सिर्फ ये देखना, कोरोनरी आर्टरी का देखना, और उसके आधार पर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए फोर्स करवाना, यह काफी कॉमन है अभी प्रचलन में। तो ये श्रमजन्य श्वास ये भी एक अहम मुद्दा है। मैंने एक अजीब मरीज देखा था, 95 में उसको ये तकलीफ हुई और उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जब थकान लगती थी तो रेस्ट लेता था। वो बड़े कंपनी का मैनेजर था, सीईओ था। ऐसे उसने चलाया 10 बरस, संयोग से उसको हार्ट अटैक नहीं आया। फिर मुझे दिखाया, तो मैंने कहा कि एक बार सभी जांच करवा लेते हैं। जांच में आया कि इतने इतने ब्लॉक्स हो गए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा करना चाहते हो तो मैं चिकित्सा देता रहूंगा। तो बोला नहीं, अगर अभी तक तो ये मुझे अज्ञान था, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि ये सीरियस है, लेकिन ये पता चला है तो फिर मैं एंजियोप्लास्टी करवा लेता हूँ। वो निकल गया मेरे यहाँ से। लेकिन 10 बरस फिर उसने कुछ भी दवा नहीं, एलोपैथी भी नहीं, आयुर्वेद भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर वो जिंदा रहा, यह सौभाग्य रहा कि हार्ट अटैक नहीं आया उसको। लेकिन ये बात हो सकती है। रेतस्वेग और मैस्टरबेशन ये बड़ी समस्या है, और अभी तो कोएड एजुकेशन चल रहा है, और युवावस्था में इकट्ठा लोग आते रहते हैं इस प्रकार से, और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति सेक्स के बारे में होती है। और फिर मैस्टरबेशन, उसको शांत करने का एक तरीका एलोपैथी के हिसाब से ठीक है, इस प्रकार से बताते हैं। तो वास्तव में हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की गई है, और जब तक शादी नहीं करेंगे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम ही रखना। लेकिन अभी ये फोन वेबसाइट से लेकर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, और छात्र बह सकते हैं इस सदी में, और फिर ये मैस्टरबेशन की शिकायत
शुरू होती है या उसके आदी बन जाते हैं। और मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो सीधे आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ये बार बार इस प्रकार से करते रहने से उनकी मन की ताकत, बुद्धि, ये सब कम होते जाते हैं, शारीरिक ताकत भी कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है। और मन सैरभैर इस प्रकार का रहता है। और शुरू शुरू में विचार आने से मैस्टरबेशन होता है, बाद में विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप शुक्र स्खलन होना आरंभ हो जाता है। और फिर शुक्रक्षय के जरिए राजा एक्ष्मा जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये काफी डिफिकल्ट है केसेस ट्रीट करने के लिए, मैंने काफी इस प्रकार के ट्रीट किए हैं। तो उसमें मैंने एक योग सुना था, त्रिफला घन, और उसमें बाद में यष्टि डालना, और त्रिफला घनवटी इस प्रकार से। उस समय में मैंने बनाई भी थी, घर पे बनाई थी। तो ये शुक्र का स्राव रोकने के लिए अच्छी है। दूसरी एक चीज वंग भस्म, इसके बारे में अच्छा बताया जाता है। तो वंग भस्म, वंगम वृक्षे तो नरस्य न भवेत् स्वप्ने शुक्रक्षयः, ये बात बताई गई है। तो वंग भस्म का प्रयोग करना है। वंसलकर वंग मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो वंग एक भाग, माक्षिक दो भाग, और परवाल 4 भाग, ये उनका प्रमाण था। और इन सभी मरीजों में ये वंग मिश्रण दिया करते थे। मैं भी प्रयोग में लाता हूँ, मैं तो उसको सूक्ष्म करके आया वंग मिश्रण। और तीसरी मैंने एक चीज इस्तेमाल किया है, वो जाति फल जो है वो स्तंभक बताया गया है, लेकिन वो ग्राही भी है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वैसे त्रिफला भी अच्छा है, तो मैंने त्रिभाजा, त्रिफला भावित जायफल, ये योग प्रचलन मिला है। तो जायफल के चूर्ण को त्रिफला की भावनाएं देनी है, जायपत्री भी ले सकते हैं, और फिर उसकी गोली बना के या पाउडर बना के प्रयोग में लानी है। कुमुदेश्वर रस भी इसी प्रकार का है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कामोन्माद में भी थॉट ऑफ इन सच केसेस, ये कामोन्माद कह सकते हैं, लेकिन कामोजो याति क्रोधे न काम समुद्रमा। उन्माद के बारे में चिकित्सा सूत्र जो है, वो कामजो अगर उन्माद है वो क्रोध से चला जाता है, क्रोध से उत्पन्न हुआ उन्माद काम से चला जाता है। ये काम और क्रोध एक दूसरे के विरोधी इस प्रकार का बताया। तो कामोन्माद में क्रोध ज्यादा अच्छा काम इस प्रकार का करेगा, ये काम नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की दवाइयां देनी पड़ेगी। इसमें एक आपत्ति ऐसी है, अगर अवश्य दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो कामेच्छा कम होगी, पित्त रसात्मक द्रव्य अगर इस प्रकार के प्रयोग में लाए तो कामेच्छा इस प्रकार की कम हो। हाइपर सेक्सुअलिटी के कुछ मरीज मिलते हैं, दिखने में आम आदमी जैसे है, लेकिन हाइपर सेक्सुअलिटी रहती है और उसके जरिए काफी दिक्कत आ सकती है। तो अगर इनके बारे में पता चले तो शुक्र कम होने के लिए कुछ प्रयास इस प्रकार के करने चाहिए। अतिस्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्राश्वरी, शुक्र अगर बढ़ गया तो अतिस्त्री कामता निर्माण कर सकते। तो इस प्रकार से अगर कामोत्तेजन देने वाले द्रव्यों का सेवन हो, या फिर फिल्में हो, पिक्चर्स हो, बाकी कुछ भी हो, तो फिर ये शुक्र स्खलन इस प्रकार का होता रहेगा, हस्तमैथुन की समस्या बढ़ जाएगी। और फिर उसको रोकने के लिए इन सभी उपायों का प्रयोजन इसमें होना चाहिए। तो हमने तो इसमें लिखा है, हस्तमैथुन एक मुद्दा लिखा है आगे। तो कई लोग लिख देते हैं कि हफ्ते में 3-4 बार या हर रोज वगैरह इस प्रकार से, और अनेक बरस से इस प्रकार का होता है। अगर वो एडमिट करते हैं तो उनको कुछ समझा सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। अब एलोपैथी का जो कहना है ये नेचुरल है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इसमें समाधान नहीं है, सबसे आम मुद्दा है कि इसमें समाधान नहीं है। समाधान रियल सेक्स में है, और इस प्रकार से करने से इम्पोर्टेंसी आ जाती है।
कई बार शादी होने के बाद, कुछ बच्चे होने के बाद भी ये हस्तमैथुन चालू रहता है और उसके जरिए थकान आ जाती है और इम्पोर्टेंसी आ जाती है। इट्स पैथोलॉजी इज सिमिलर टू दैट ऑफ एडिक्शन ऑन मानस लेवल। वैसा ही है, ये एडिक्शन ऐसा ही है। और जब स्ट्रेस में आदमी होता है तो माइंड को कहाँ पे एंगेज करना चाहता है, मन को किसी दूसरे विचारों में डलवाना चाहता है। तो ये एक थोड़ा सा आसान तरीका हो सकता है कि उसके जरिए माइंड को डाइवर्ट कर सके। लेकिन फिर भी ये माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका नहीं है। खाना भी इस प्रकार में खाया जाता है, स्ट्रेस ज्यादा है तो जंक फूड खाया जाता है तो माइंड को एंगेज करे इस प्रकार से, वो भी गलत है इस प्रकार से। और तीसरी चीज हो सकती है कोई गेम्स या किताब या टीवी और कुछ इस प्रकार से एंगेज करने की कोशिश करना, लेकिन जिससे कोई नुकसान न हो ऐसा ही कुछ करना चाहिए। जो नुकसान करने वाली चीजें हैं उनसे दूर ही रहना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। सत्वरजतम एकमेकाच्या अभिभव करीत असतात, सत्वगुण वाढवू शकलो तर रजगुणाचा अभिभव होऊन हस्तमैथुनादी सवयी सोडवू शकतो। सत्वगुण वाढवण्यासाठी प्रॅक्टिकली काय काय योजना करता येईल यावर अधिक विचार केला पाहिजे। सही है, लेकिन आहारा सात्विक प्रिया वगैरह जो गीता में वर्णन आया है, तो सात्विक लोगों को किस प्रकार का आहार प्रिय है, इस प्रकार का वहां पे वर्णन। तो सौम्य मधुर शीत स्निग्ध इस प्रकार के द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और जो रजोगुण बढ़ाने वाले कटु रसात्मक मसालेदार इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कुछ हो सकता है। सात्विक ही सह समृद्धि, अगर सात्विक लोगों के साथ रहते हैं तो संभवतः उनके गुणों के जरिए हम में परिवर्तन इस प्रकार का आ सकता है। और दूसरी जगह अगर इसी प्रकार के मित्रों के संगत में रहेंगे तो ये बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक अहम मुद्दा है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य, ये तीन स्तंभ है, उपस्तंभ है। और इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता, पूछना मुश्किल भी होता है। हमारे यहाँ क्लिनिक में तो छात्र फिरते हैं आजू बाजू में, अगर इसके बारे में कुछ सवाल पूछने हैं तो सभी छात्रों को बाहर निकालने के लिए कहना पड़ता है। और ऐसी अगर मुसीबत है तो ये करना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा कि इसको टाल सकेंगे। जो इरिटेबिलिटी, ये एक लक्षण देखा जाता है और उसके पीछे सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन ये कारण हो सकता है। मेरे पास ऐसी एक औरत थी और उसके पति का कहना था ये इतनी इरिटेशन होती रहती है, हम सभी को इरिटेट करती रहती है। तो मैंने जब पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसकी एक ही रूम है, एक ही कमरे में रहते हैं, पति पत्नी और उसकी पति की माँ सास, वो सभी एक जगह पे है, तो सेक्स के लिए प्राइवेसी ही नहीं है। क्योंकि वही स्वयंपाक घर, वही सोने की रूम, वही दीवान खाना, जो भी आपको कहना है वो सिंगल रूम में ही सब करना है। और एक पर्दा रखते थे रात को सोते समय, तो उससे उतनी प्राइवेसी आती नहीं थी और फिर सेक्स का बनाना नहीं होता था तो चिड़चिड़ उसकी हो जाती थी इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि अगर तुम कर सकते हो तो एक लकड़ी का पार्टीशन रखो, बीच में, पर्दे के बजाय वो बेहतर होगा, उसमें एक दार रखो और फिर तुम्हें प्राइवेसी मिलेगी तो ये चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। तो उसने किया और करने के बाद उसको फायदा भी मिला। एक दूसरा अजीब अनुभव पेपर में आया था कि एक शिशु वर्ग की क्लास टीचर केजी की और कुछ गैदरिंग के लिए नाटक बना रहे थे। एक 6 बरस का लड़का, एक 5 बरस की लड़की, उनको लेकर साथ में कुछ काम का चल रहा था।
और वो लड़का उस लड़की को कह रहा था कि तुम इस प्रकार से सो जाओ। तो वर्ग शिक्षिका के ध्यान में आया कि क्या चल रहा है। तो फिर उसने उसकी माँ को बुलाया, लड़की की माँ को बुलाया और उससे पूछा, डांटा कि तुम लड़कों के सामने क्या क्या करते हो इस प्रकार से। आश्चर्य ये रहा कि हाँ, उसको कुछ पश्चाताप या माफी मांगना ये तो छोड़ दो, उसको भी गुस्सा आ गया उस लड़की के लड़के की माँ को। और फिर उसने जोर से बोला कि तुम हमारे जैसे एक रूम में रह के देखो तो तुम्हें पता चलेगा हमारा दुख क्या है। तो निकल गई वहां से। तो हम अच्छे घरों में रहते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि स्थिति बाहर क्या है इस प्रकार से। तो इसके बारे में अगर पता ही नहीं चलेगा कि ये कारण है, जब तक हम उनकी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे तब तक इसके लिए उत्तर ढूंढना काफी मुश्किल है। साइकोलॉजिस्ट क्लेम दैट रूट्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स आर इन सेक्सुअल हिस्ट्री, मे बी कल्चर और सेक्सुअल ट्रॉमा, नेगेटिव परसेप्शन एटसेट्रा। ये सही है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ये जो बात है इसमें डिससेटिस्फैक्शन ये अहम मुद्दा है। और डिससेटिस्फैक्शन अगर है किसी भी चीज से तो उस व्यक्ति के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए ये असंतोष का, असमाधान का कारण हो जाता है। और फिर ऐसी अवस्था में जब उसके बारे में सही पता चले तभी कुछ सोच सकते हैं उपायों के बारे में। सत्वं लघु प्रकाशकं दृष्टं बुद्धी विभ्रंश नित्या नित्यता याचं कमी करण्यासाठी दादवणारी वृत्तकल्पना यामध्ये उपयोगी ठरू शकेल। महाकल्याण वृत्त में तो प्रयोग में लाता ही हूँ। महाकल्याण की फलश्रुति काफी वाइड है और प्रैक्टिकली मैं हर मरीज में महाकल्याण प्रयोग में लाता हूँ, तो उसमें संदेह नहीं है। तत्र धी स्मृति मैदाग्नि कांक्षाम शस्यते घृतम, धी स्मृति मेधा अग्नि अगर जिसको अपेक्षा है वो घृत उनके लिए अच्छा है। हाउ टू आइडेंटिफाई सच कनेक्शंस एंड ट्रीट इट, ये गहराई में जाकर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। योनाविशति योगवेद आतुर से अंतरात्मा। तो आतुर के अंतरात्मा में प्रवेश करना योगीवत इस प्रकार से, और इस प्रकार से नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहा है इस प्रकार से। अब उसमें उसकी भी कुछ भूल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सभी दूसरों का ही दोष होगा, परिस्थिति का ही दोष होगा, ऐसा नहीं है। तो उन परिस्थितियों में बाकी लोगों ने किस प्रकार से मार्ग निकाला है ये उसको बताना है, अवगत कराना है। और शायद फिर वो मार्ग ढूंढने से मेरे पास ऐसी एक डोंबिवली में केस थी, टमक श्वास था और मैंने दवाई नहीं दी, वमन करवाया और काफी अच्छा रिजल्ट मिला। फिर भी आगे फिर से तकलीफ शुरू हुई, बार बार एपिसोड्स होते रहे। तो मैंने फिर उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर तो ठीक हो गई थी, अब फिर से ये क्यों बिगड़ रहा है। तो बोली मुझे बचपन से ये शिकायत है तमक श्वास की। जब शादी हुई तो बताया नहीं गया कि ऐसा प्रकार से क्या कुछ शिकायत है। और ससुराल में जाने के बाद जब पहला बारिश का मौसम आया तो मुझे तकलीफ होने लगी, तो उसके फैमिली डॉक्टर के पास चले गए ससुराल वाले। तो उसने देखे बताया कि आज की बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी। तो बस उससे सास बहुत चिढ़ गई और तुमने फंसा कर
ब्याह किया वगैरह वगैरह ये, और उससे बात चलना शुरू हुई। फिर भी जब मेरी दवाइयां उससे ठीक हुआ, तब तो समाधान होना चाहिए था, लेकिन सास फिर भी कोसती रही कि नहीं, तुमने बराबर नहीं किया, हमें फंसाया वगैरह। और अब इस मानसिक कारणों के कारण जरिए तमक फिर से बढ़ गया और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो मैंने उससे पति से पूछा कि ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ, उसने बताया नहीं आपको और शादी करवा दी उसके बाद, लेकिन इस बात को छोड़कर तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या, तुम्हें पसंद है पत्नी या नहीं है? तो बोला नहीं, मुझे पसंद है। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि तुम अलग हो, तो विभक्त हो जाओ। उसने वो सलाह मान ली। और फिर कहीं मुझे रास्ते में मिला, तो उसने बताया मुझे कि आपकी सलाह बराबर थी, अब हम विभक्त रहने लगे हैं, उसको अभी कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर मूल कारण जो है, वो जब तक ढूंढेंगे नहीं, तब तक ये समझ में लेना जरूरी है, और उसको ढूंढ कर उसको टालने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार के मरीज मिलते रहते हैं। हमें सिर्फ तमक श्वास है, कफ और वात का विचार करना है, इतना ही नहीं करना। जब इसके आगे केस निकल जाती है, सिर्फ इस विचार से बात बनती नहीं है, तो आगे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैंने एक दूसरी भी केस इस प्रकार से, वो 15 16 साल में मेरे पास इसीलिए आया था, तमक श्वास के लिए वमन वगैरह दे दिया, ठीक हो गया। फिर बाद में 26 बरस में फिर से वापस आया। वो कहता था कि बहुत ही तकलीफ होती है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। मेरे परीक्षण में कुछ भी नहीं समझ में आता। तो मैंने पूछा कि तुमने घर चेंज किया है क्या? तो फिर उसके पिता बोले कि हाँ, हमने जब से घर चेंज किया है तब से ये मुसीबत आ गई है, और हम घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचा नहीं जा रहा। तो कहना है कि उस घर में कुछ है, शापित बाधित इस प्रकार की चीजें है। तो मैंने कहा कि ठीक है, गायत्री का जप करो, और गायत्री का जप करने से वो ठीक हो गया। फिर बाद में वो घर बेचा भी गया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अपत्य झालेले नसताना स्तन्य प्रवर्तन होत असेल तर हार्मोनचा विचार करावा का निदान करना पड़ता है। अभी ये जो सीरम प्रोलैक्टिन, ये एक लेवल देखी जाती है। और मेरे एक मरीज में, जो मैंने एक केस बताई थी पीछे, उसकी 235 थी। इतनी बड़ी मैंने कभी देखी नहीं थी। उसको एक बूंद ही इस प्रकार से आता था। लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको तो पीसीओडी जैसी तकलीफ थी, और 9 बरस के बाद रजत प्रवर्तन हुआ। मेरे पहले दो वैद्यों ने 3 3 बरस तक दवाइयां दी थी। मैंने भी 3 बरस तक दवाइयां दी, मैंने भी दमन वगैरह सब करवाया, और बाद में हरित के नाक संयोग से उसको रिजल्ट मिले और उसका पहले प्रवर्तन शुरू हुआ। तो रसः त्रेधा विभक्ता भवति। गर्भिणी अवस्था में रस का 3 प्रकार से विभाजन होता है। एक गर्भनाभि नाड़ी के जरिए एक बालक का पोषण करने के लिए जाता है, एक स्तन का पोषण करने के लिए जाता है, और एक स्त्री शरीर के पोषण के लिए जाता है। तो एक काफी अहम मुद्दा है। कल मुझे एक बार याद दिलाना, मैं इसके बारे में बोलूंगा। आज यही लिखते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि
शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं शिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शांति शांति शांति। ये बताना मुश्किल है। रजोपरातन एक बार शुरू होने के बाद वो फेस पूरी तरीके से हावी हो गई, ज्यादा आगे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद में उसकी शादी भी हो गई, लेकिन हो सकता है कि उसका रुक गया हो। How to prepare Vyashadhi. तो वशकटविवराशगुरुविडङ्गाति विशास्त्राय दिया है। येषां चूर्णं मधुगतं तैलं च सदृशांशकं सत्कृत षोडश गुणे युक्तं दीपं इन सभी का व्योश वगैरह का चूर्ण बनाना है और उसके साथ में तेल, तूप और घी, तेल, घी और मध ये लेना है और उसका षोडश गुण सत्तू का पीठ, योग का पीठ उसमें मिलाना है और फिर पानी डाल के मंथन करके देना है। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् स्वाहा पुनरपि। How many bhavana of Triphala to Datta? 3 bhavana.